अब इसमें बेसिकली जो कॉमन साइज एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम मजीद आगे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दिस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या होता है? देयर इज एन ऑफिशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ऑफिशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या होती है? ऑफिशियल आपको पता है, कोई ऑफिशियली या ऑफिस आप प्रोफेशनल वे में किसी ऑफिशियल बोर्ड शूट में जाते हैं तो उसको एक प्रोफेशनल लुक में कहा जाता है, जो कि लोकवेल लैंग्वेज से बिल्कुल ही, लोकवेल लुक से भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसलिए जो अकाउंटिंग की ऐसे रूल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको ऑफिशियली हम एक बाय लॉ हमारे अकाउंट हमारी कंपनीज में फॉलो किए जाते हैं, उसको ऑफिशियल अकाउंट स्टेटमेंट कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। दिस हेल्प एक्सप्लेन्स द चेंज इन अकाउंटिंग कैश। द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आर, बेसिकली अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में आपको बताना चाहूँ तो ये होता है कैश का जो इन और आउट की जो शफलिंग होती है उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें तीन तरह के कंपोनेंट्स को हम पढ़ेंगे: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तुम उठ के चले जाओ, तुम्हारी मेरे। बेसिकली जो हमने इसको इन तीन स्टेप्स को आगे हम मजीद इसको डिस्कस करते हैं, ज़्यादा वजाहत के साथ मैं आपको बताती हूँ। जो बेसिकली ये बैलेंस शीट को हम एक बैलेंस शीट को देखते हैं, जैसे कि कारपोरेशन जो है, XYZ कारपोरेशन जो कंपनी है, वो किस तरह से इसको लेके चल रही है। हमने एक तरफ सारे एसेट्स को शो किया है और इसी एसेट्स में हमने क्योंकि दो कैटेगरीज देखी थी, करंट एसेट्स भी होता है और फिक्स एसेट भी होता है। करंट एसेट्स ऑलरेडी आपको पता है विद इन 1 ईयर जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको करंट एसेट्स कहते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म और नॉन करंट या फिक्स एसेट जो होते हैं अबव देन 1 ईयर होते हैं। और ये आप देख लीजिए, इन्होंने सिर्फ एसेट साइड को भी इलेबोरेट किया है। टोटल एसेट्स में इन्होंने क्या क्या लिखा? करंट एसेट में क्या आ रहा है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंटरीज, अदर्स में आप कोई भी ऐसे कैश की एसेट्स ले सकते हैं जो कि विद इन अ कैश एसेट्स, या कोई भी एसेट्स ऐसे ले सकते हैं जो विद इन 1 ईयर आपका उसका एक्सपेंस आउट जो हो जाना होता है, खत्म हो जाना है। इसी तरह फिक्स एसेट में प्रॉपर्टीज, प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड एक दिन के लिए तो नहीं ना ली जाती, प्रॉपर्टी एक दिन के लिए या एक साल के लिए नहीं ली जाती, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स भी इसी तरह होती है। इंटेंजिबल मैं आपको पहले भी बता चुके हैं, इंटेंजिबल जो होते हैं वो ऐसी चीजें होती हैं या ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। तो इनको लेकर आगे चलते हैं। आगे उसने बैलेंस शीट की जो राइट साइड को इस तरह से शो किया है कि इसमें लाइबिलिटीज होती हैं। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? हमारी डेट्स होती हैं, हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, जो हमने लोन उठाए होते हैं उनको कहते हैं। इसमें जो क्या होता है? करंट लाइबिलिटीज सेम लाइक दैट करंट एसेट्स की तरह, इसी तरह लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जैसे नॉन करंट और फिक्स एसेट्स थे, इन सबको लेके चलना है। इसमें अकाउंट पेएबल करंट में आ जाएगी, नोट्स पेएबल आ जाएंगे, अक्रूड एक्सपेंसेस, ये सारे एक साल के अंदर अंदर हमने इनको पे आउट करना होता है। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं कि विद इन 1 ईयर हम इसको क्लियर करते हैं। उसके बाद डेफर्ड टैक्स क्या होता है? डेफर्ड टैक्स को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये आगे जाके इसका बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में इसका एक टॉपिक है, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। डेफर्ड टैक्स ये होते हैं कि अगर हमारे पास सपोज एक हैवी अमाउंट की कोई अमाउंट आ गई या टैक्स आ गया है, उसको हमने डेफर्ड कर दिया है अगले 10-12 सालों में, उसको डेफर्ड कर दिया, इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमने चेंज कर दिया है। इसको इसी तरह समझ लें कि इसको चंक्स में चेंज करके हमने मंथली इसकी या ईयरली मंथली सॉरी इसकी इंस्टॉलमेंट कर दी जाती है। उसके बाद स्टॉक होल्डर्स इक्विटी क्या होती है? स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में प्रेफर्ड स्टॉक है, कॉमन स्टॉक है, कैपिटल सरप्लस है, एक्युमुलेटेड रिटेन अर्निंग वही होती है। एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट जो होता है हमारा वो सीधा सीधा कैपिटल में आके हम लोग उसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। लॉस हो तो लेस कर देते हैं। लेकिन इसका एक्युमुलेटेड रिटेन अर्निंग वो होती है जो हम बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के लिए, या बिजनेस में वो पैसे हम इस्तेमाल नहीं करते, कंपनी में ही वापस लगाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, वो होता है रिटेन अर्निंग। एक बॉक्स रखा होता है, कहते हैं कि उसमें 10 लाख पहले था, इसमें मजीद अब जो प्रॉफिट आया ना, अगर सपोज प्रॉफिट आया 5 लाख का, तो 3 लाख जो है हमारे शेयर होल्डर्स या जो डायरेक्टर्स हैं उन सबको दे दिला के, उनके जो डिविडेंड्स दे के, उनका हक वगैरह सब कुछ दे के ना, उसके बाद जो बचता है वो वही इस डिब्बे में डाल दो। वो ऐसा आपको री इन्वेस्ट किया जाता है, वो एक रिटेन अर्निंग होती है जो आप अपने कंपनी में दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं।
इस तरह से इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट हर एक चीज़ का एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, हर कारोबार में एक इनकम स्टेटमेंट होती है। वो क्या होती है, प्रॉफिट की रेशियो निकालना। प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट ये होती है, अगर सपोज कर लेते हैं एक पर्सन है जिसने आलू की रेहड़ी लगाई हुई है, अगर वो सुबह लेने गया है अपने, उसने आलू लिए हैं 500 के, उसने आलू लिए हैं 500 में ही तो नहीं, एक दिन में ही तो नहीं सेल कर लेगा। उसने 500 के आलू लिए हैं, उसमें से सपोज कर लेते हैं कि रात तक 200-300 के उसने सेल आउट कर दिए हैं, लेकिन उसने डेफिनेटली उस पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऊपर रख के ही दिए होंगे ना। 500 के हैं तो सपोज कर लेते हैं सारे जो 500 वाले हैं वो 2-3 दिन में उसने 700-800 में सेल कर दिए, तो बाकी जो ऊपर अमाउंट बची 500 से ऊपर वो उसकी प्रॉफिट होती है। ये सारे वो अपने एक्सपेंस भी इसमें से निकालेगा, जो उसने सपोज उधर आने जाने में एक्सपेंस लगाए हैं, कोई उसने खाना पीना उधर किया है, सपोज वहाँ पे भूखा तो नहीं ना बैठा रहेगा जहाँ पे करेगा, कोई ना कोई चीज़ वो खा लेगा, या सपोज घर से भी लेके जाएगा, कोई बच्चों को एक्सपेंस दिए हैं, बच्चों को खर्चा दिया है उसमें से, वो उसमें से सारा निकाल निकूल के जो उसका प्रॉफिट होगा वो होता है जेन्युइन इनकम स्टेटमेंट, उसको कहते हैं। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगी। आप ईमेल भी कर सकते हैं मुझे, आप अपना नंबर मेरे नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई और सब्जेक्ट से रेलेवेंट प्रॉब्लम हो तो आप वो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको कोऑपरेट करूँगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे, उनमें से ये फर्स्ट स्टेप है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। ऑपरेटिंग ये होता है कि डे टू डे एक्सपेंसेस को हम देखना चाह रहे हैं कि आया हमारी कंपनी इस काबिल है कि वो डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर सके। इसमें दो जो है कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ जो है पॉइंट्स हैं जो ऐड होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, डेफर्ड टैक्स, चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या होता है ऑपरेटिंग में, क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि नेट इनकम बिफोर इनकम टैक्स लेते हैं, उसमें टैक्स ऐड बैक करते हैं, उसके बाद डेप्रिसिएशन उसमें जो है वो भी ऐड बैक की जाती है। ये ऑलरेडी हम इसको बड़ी डिटेल में देख चुके हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है इसलिए इसको ऐड बैक किया है। अकाउंट रिसीवेबल्स, क्योंकि ये अकाउंट रिसीवेबल्स जो हैं वो हमारे इंक्रीज हो गए हैं, सॉरी ये डिक्रीज हुए हैं। रिसीवेबल हमारे से हमने लेने थे पैसे और वो हमने मजीद ले लिए हैं, ज़्यादा ले लिए हैं, तो वो तो हमारा कैश इन हो गया ना। अगर सपोज हमने मजीद लेने हैं, मजीद पैसे दे दिए लोगों को और पैसे कस्टमर बना लिए हैं, उनको उधार पे पैसे दे दिए हैं, तो हमारा कैश आउट ही हुआ ना, तो वो नेगेटिव चला जाएगा। इसी तरह इन्वेंटरीज में सेम लाइक दैट, कोई आपने कोई स्टॉक खरीद लिया है, कोई चीज़ खरीदी है, तो जब वो खरीदेंगे तो आपका कैश आउट हुआ होगा, और जब आप उसको सेल करेंगे तो कैश आपका इन होता है। पेएबल्स का इससे उल्ट होता है। पेएबल में जब आप पे कर देते हैं तब आपका नेगेटिव आया करेगा, तब आप इसमें से निकालेंगे, और जब आपने उसमें से लिए होंगे या पेएबल्स में से कुछ पैसे या किसी से लोन लिया होगा तो तब वो इन होगा। इसी तरह से अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस ये होते हैं, क्रूड एक्सपेंसेस भी होती है और एक फॉर्म होती है, एक वर्ड होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्रूड एक्सपेंसेस पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्रूड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि अक्कड़ नहीं हुए होते, जो कि हमने एक्सपेंसेस आउट करने होते हैं, लेकिन वो मजीद उसको जैसे है आगे हमने उसको अभी तक उसको एक्चुअल फॉर्म में नहीं किया होता, वो हमारे अभी होने होते हैं, तो उसको क्रूड एक्सपेंसेस कहते हैं। जबकि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो कि ये एडवांस में हमने पे कर दिए होते हैं, एडवांस में जो हमने पे कर दिया। इसी तरह नोट्स पेएबल भी ऐसे होते हैं, अदर्स भी ऐसे होते हैं। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग हमें भी पता है, इन्वेस्टमेंट कहीं भी करेंगे, कोई किसी चीज़ की इन्वेस्टमेंट होती है, कोई एसेट हमने खरीद लिया, वो भी जैसे कि हमने प्लाट खरीदा है, इसी तरह से हम अगर कोई फिक्स एसेट खरीद लेंगे तो उसकी अमाउंट जो है दिन ब दिन बढ़ती है, और जब हम खरीद लेते हैं तो हमारा कैश आउटफ्लो हुआ होता है, और जब हम उसको सेल करते हैं तो कैश इन हुआ होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज खुद बताती है कि फाइनेंस से रेलिवेंट जो भी एक्टिविटीज आप करेंगे उसको फाइनेंशियल एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे कि रिटायरमेंट ऑफ डेट्स इंक्लूड नोट, जब आपके डेट जो लोन लिया था उसको आपने टर्न बैक करना है, वापस देना ही देना है, खत्म हो गया, उसकी लाइफ खत्म हो गया, उसका टेन्योर खत्म हो गया, तो आपने उसको रिटर्न करना है, तो उसको हम लेस करेंगे। इसी तरह से कुछ हम लोन ले लेते हैं, उसको ऐड बैक करेंगे। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड प्रॉफिट होता है जो हमारे, अगर सपोज हम बिजनेस शुरू करते हैं, एक ही बंदा तो नहीं शुरू कर लेता, हमने आफ्टर ऑल किसी ना किसी को साथ में लाया होता है, कुछ 2-3 दोस्तों ने अगर मिलके किया होता है, तो उनको कहते हैं भैया आप हमारे ना मेरे बिजनेस में ना ये इन्वेस्टमेंट करो, मैं आपको साल बाद इतना प्रॉफिट दे दूंगा, तो वो जो प्रॉफिट हम देते हैं उसकी वजह से कैश आउट होता है, तो वो भी हम इसमें से लेस करेंगे।
इसी तरह रीपर्चेज ऑफ स्टॉक, जब हम परचेज करते हैं स्टॉक को तब भी कैश आउट होता है। प्रोसीड फ्रॉम न्यू स्टॉक इशू, जब हम सेल करके कोई पैसे इन करवाते हैं तो कैश इन होगा। इस तरह से ये कैश फ्लो की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का जो आंसर है वो $7 आ रहा है। आपने ये सारे पॉइंट्स याद करने हैं। कभी वो हो सकता है ये देगा कुछ स्किप कर देगा, लेकिन ये नहीं जरूरी नहीं है ये सारे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन ये ऑल इन ऑल है। आपने इन सबको देखना है, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से कुछ मिसिंग जरूर करेगा, लेकिन डेफिनेटली इसमें से एक्स्ट्रा नहीं डालेगा वो। उसके बाद जो हमने एक्सप्लेन पीछे एक्सप्लेन किया, उसने इसको मजीद एक ही जगह पे क्लब करके आपको शो कर दिया। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से क्या कैश आया है, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आता है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो जो सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं इसके हमें बेनिफिट क्या होते हैं बनाने के। अ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिजायरेबल सिंपली बिकॉज दीज statements are the primary means of communicating financial information both within and outside the firm। कहते हैं बेसिकली जो होता है, हम लोगों ने अगर अपनी बिजनेस की सिचुएशन बतानी है तो ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही ऐसी है जो किसी के आगे अगर रख दी जाए, किसी पर्सन ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, वो पूछे भैया आपकी कंपनी में ऐसा क्या है जो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं, तो ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो उस पर्सन को एक सिंपल वर्ड में, सिंपल लेवल लुक में बता देते हैं कि आया वो इसमें इन्वेस्ट करे या ना करे, और हमारी कंपनी आया किस स्टेबिलिटी पे है या नहीं है। तो इसका ये बेनिफिट होता है। इस तरह से एक्सटर्नल यूजेस ऑफ स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, जब हमने क्रेडिटर्स ने हमें लोन देना है, वो भी देखेगा कि आपके कंपनी के अंदर इतनी लिक्विडिटी है कि मैं आपको लोन दे दूं, वापस भी दे मिल जाएगा कि नहीं। बॉन्ड होल्डर्स का भी सेम सिचुएशन ऐसी होती है। इसी तरह से शेयर होल्डर भी तभी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जब उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी की कोई रेशियो नजर आती होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल यूजेस ऑफ स्टेटमेंट एनालिसिस। अब इसका इंटरनल यूज क्या होता है, ये तो हमने पीछे पढ़े थे एक्सटर्नल यूज के, बाहर वाले लोग हमारे साथ क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, हमारी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इसी तरह से इंटरनल यूज क्या होता है, प्लान होती है, फोकस ऑन असेसिंग द करंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड इवैल्यूएटिंग पोटेंशियल। बेसिकली जो स्टेटमेंट होती है ना, वो हमारी करंट पोजीशन बता रही होती है, हमारा आया बताती है कि हमारी आया, हमारे जो एसेट्स हैं उसको हम फुली यूटिलाइज कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमारे जो मशीनरीज लगी हैं, अगर उसके सपोज 1000 की वो प्रोडक्शन दे सकती है आया, हम 1000 ले भी रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ें फुली कंट्रोल्ड है, हम अपने जो लेबर है उससे फुली वर्क ले भी रहे हैं कि नहीं, उसकी कैपेसिटी के अंदर। ये नहीं कि उस बेचारे के पास काम करने की कैपेसिटी सिर्फ 7-8 घंटे की और हम उसको 12 घंटे लगा रहे हैं, ये नहीं है। अंडरस्टैंड, बेसिकली उनको अंडरस्टैंड करना अपने सप्लायर्स को कि वो हमारे फर्म में किस तरह से हमारे फंड्स को एनालिसिस उनका करना कि किस तरह से हम री इन्वेस्ट करवा सकते हैं। और हमारे फंड के एनालिसिस ये होते हैं कि हम किस तरह से उनको साथ अपने क्रेडिटर्स के साथ चल रहे होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, द रीजन वी रिलाई ऑन अकाउंटिंग फिगर्स एंड much of our financial information is that we are almost always unable to obtain all of the market information we want। बेसिकली जो हम सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं, द रीजन वी रिलाई ऑन अकाउंटिंग फिगर्स फॉर मच ऑफ अवर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज दैट वी आर ऑलमोस्ट ऑलवेज अनेबल टू obtain ऑल ऑफ द मार्केट। कहते हैं कि एक दिन में या एक साल में या हमारे लिए ये फिगर आउट करना बहुत मुश्किल होता है कि किस तरह से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एकदम से हम निकाल लें। सारी मार्केट की इंफॉर्मेशन निकालना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल है। और इस तरह से हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे चलते हैं, हमें एक सेकंड नहीं लगता, हम किसी कंपनी को एवेलुएट कर लेते हैं, उसका यार्डस्टिक एक बन जाता है कि आया ये कंपनी कहाँ पे स्टेप आउट करती है। हमने एक यार्ड बनाया होता है, एक हमने यार्ड कहते हैं कि एक हमने लेवल बनाए होते हैं, लेवल्स में कन्वर्ट किया होता है कि आया ये कंपनी किस लेवल्स पे जाती है, मीडियम में जाती है, अप में जाती है, हाई में जाती है या लो में जा रही है, इस तरह से। इसी तरह से सेम इसको आगे पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास बात नहीं है और ये जस्ट कॉन्सेप्चुअल बेस है। स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, इसमें इसका वन ऑब्वियस थिंग वी वांट टू डू विद द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू कंपेयर देम टू दोज ऑफ अदर्स। कहते हैं कि बेसिकली ये जो फाइनेंशियल स्टैंडर्डाइज होते हैं, स्टैंडर्ड इसका चेक किया जाता है, आया ये कंपनी किस स्टैंडर्ड पे ओवरलुक कर रही होती है, कहाँ पे जाके कंपेयर कर रही होती है। ये डायरेक्टली तो नहीं पॉसिबल होता कि दो कंपनीज को हम डायरेक्टली कर लें, लेकिन उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम जरूर उनको वैल्यूएट और उनको कंपैरिजन कर सकते हैं।
कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती है? वन वेरी कॉमन एंड यूजफुल वे ऑफ स्टैंडर्डाइज कंपैरिजन इज टू वर्क विद परसेंटेजेस इंस्टेड ऑफ डॉलर्स। कि बेसिकली जो हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड करना है, इसका स्टैंडर्ड चेक करना है, इसका कंपनी का जो साइज है हमें कितना सूटेबल रहेगा, हम इसको कितना का इंक्रीज कर सकते हैं। सो स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग ऑल आइटम्स इन परसेंटेजेस। हमने जब उसको कॉमन साइज स्टेटमेंट शो करनी है ना, अगर हम परसेंटेजेस में शो करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, बजाय इसके हम ये कहें कि कंपनी 10 गुना ऐसी है, 4 गुना ऐसी है। नहीं, हम कहेंगे कि इसकी जो सेल है अगर 100% ले रहे हैं तो इसमें सीजीएस जो इसकी कॉस्ट है वो 78-75% अमूमन होती है। उसके बाद उसके डिपेंड करते हैं कि उसमें एक्सपेंसेस हमने कितने के, फिर उसके ओवरऑल हम परसेंटेजेस जब रखते हैं तो हमें 100 में से आउट ऑफ कितनी परसेंटेज हमने कितनी रखी है ये निकालना बड़ा आसान हो जाता है और हमारी बिजनेस स्टेबिलिटी भी हमें पता चलती है। सेम लाइक दैट बैलेंस शीट को भी इसी तरह किया जाता है, वो टोटल एसेट्स की बेस पे हम लोग इसको इवेलुएट करते हैं। आगे हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अब जो अगला चैप्टर है जो उसमें हमने इनको सारी परसेंटेजेस को हमने ज़्यादा प्रैक्टिकली देखना है और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मेरे इस लेक्चर से के नेक्स्ट लेक्चर को एक बार रिवाइज आउट करके आना है। एक बार रिवाइज कर लेंगे तो मेरे लेक्चर लेना और आसान हो जाता है। यहाँ एक और ऑप्शन होते हैं कि हम क्योंकि हैंडआउट्स भी इधर ही कर लेते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई मेरी न्यू वीडियो आए वो इसको टाइमली चेक कर सके। और आगे हम चलते हैं अपने हैंडआउट्स की तरफ। बेसिकली हैंडआउट्स में मैं आपको जैसे एक सिनेरियोस के तौर पे करवा देती हूँ, अदरवाइज जो मैंने आपको पावर पॉइंट्स पे या स्लाइड्स पे करवाया होता है वो ऑल इन ऑल इसमें होता है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए करवा रही होती हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हमें साथ ही ये भी करवा दिया जाए। तो लेक्चर नंबर जो 7 है हमारा जी, ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को शो करे जिसमें ये हमने अभी पढ़ा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को शो करेगा। ये हमने 3 पॉइंट सामने देखने हैं, मैं साथ साथ हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें कुछ खास बात नहीं थी, इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकली और प्रैक्टिकली हम आगे जाके देखेंगे। ये अर्निंग पर शेयर का है, ये तरह न्यू टॉपिक आ गया है। चलें देखने का फ़ायदा तो हो गया ना, एटलीस्ट आपको बता तो सकते हैं ना कि ये नई चीज़ें हैं। जो अर्निंग पर शेयर, अर्निंग क्या होती है? अर्निंग होता है कि प्रॉफिट कितना हुआ है एक शेयर पे। और जब प्रॉफिट की बात आती है तो ज़ाहिर बात है प्रॉफिट के साथ रेशो बनेगी तो होगा ना। आपने इस चीज़ से बस याद रखना है कि जो जिसकी भी रेशो बननी होती है उसका कोई लिंक होता है। अर्निंग मतलब नेट इनकम, इनकम होगी तो हमारी वो नेट इनकम मतलब हमारा प्रॉफिट। और टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग, जितने पर शेयर पे कितना है तो जितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग होंगे उसको नेट इनकम को उन शेयर्स पे डिवाइड करना है, तुम्हारी अर्निंग पर शेयर निकल आएगी। ये आपने जो है बेसिकली जो है ये आपने ये जो है ना आपने ये याद करना है आपने फॉर्मूला। इसी तरह से हम डिविडेंड को भी देख लेते हैं। डिविडेंड की अभी जैसे कि हमने बात की है कि डिविडेंड में है अर्निंग पर शेयर है तो ऊपर नेट इनकम हो गई। इसी तरह डिविडेंड पर शेयर तो डिविडेंड डिवाइड बाय सेम लाइक दैट टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग। ये आपको याद करने की रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको इसको अंडरस्टैंडिंग करके पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसके अलावा आपने ये जो इन्होंने डिटेल बताई है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये सारी हम ऑलरेडी ऑल इन ऑल देख चुके हैं। इसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स ये आपको देखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये वो बात हो सकता है आपको सिंपल एक डेफिनेशन के तौर पे पूछ रहे तो ये याद जरूर कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया ये आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो लेक्चर लंबा नहीं करना मैं, इसलिए आपको ये जस्ट मैंने जो पावर पॉइंट पे आपको स्लाइड्स में करवा दिया है बस आपको हाईलाइट कर रही हूँ कि आपने इसको हाईलाइट कर लेना। इसके अलावा सिग्निफिकेंट भी हम पढ़ चुके हैं, ये कॉन्सेप्चुअल बेस है। कॉमन साइज स्टेटमेंट भी हमने पढ़ ली है। स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सारा जो है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो स्लाइड्स को एक बार आप जब देख लें उसके बाद हैंडआउट्स को देख लेंगे तो आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए ये वीडियो जो बना रही हूँ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने लोगों के साथ अपने दोस्तों को बताया करें ताकि उनका भी भला हो। आप इस नीयत से अगर बताएँगे ना कि चलो कोई बात नहीं, अगर उस मैंने पढ़ा है तो हो सकता है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट उस पर्सन मुझे मुझे समझ आया तो उस कॉन्सेप्ट में उसका भी भला हो जाए। तो ये देखिए कुछ आपका गया नहीं, ना आपने कुछ पे किया।
तो एटलीस्ट इतना तो हमारा भी हक बनता है कि हम आपके लिए इतना टाइम निकालते हैं, इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, लोगों को बताएँ, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में ये सब कुछ बताएँ। और नेक्स्ट जो है, आपने आपने मेरे लेक्चर को लाइक भी करना है, आपने मेरे कमेंट भी करना है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, मैं इंशाल्लाह आपको पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। थैंक यू। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।